हाँ, इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा का विषय 15 जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। इस अध्ययन का लक्ष्य स्रोत सामग्री में दिए गए नोट्स का एकदम क्रमानुसार विश्लेषण करना है, ताकि यह समझा जा सके कि बच्चों का मानसिक विकास कैसे होता है। वीडियो को लाइक करें। आज मैं सामग्री को क्रमानुसार समझाना शुरू करूंगा। जी बिल्कुल। और मैं एक छात्रा की तरह बिना कोई बाधा डाले इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुनने और समझने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। तो एकदम शुरुआत से नोट्स को देखते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो यहाँ लिखी है वो ये है कि उन्होंने यह अध्ययन अपने और आस पड़ोस के बच्चों पर किया था। हाँ, अपने ही आसपास के बच्चों पर इस तरह का अध्ययन करना सच में एक बहुत व्यवहारिक और सीधा तरीका लगता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बिल्कुल। अब नोट्स में आगे बढ़ते हैं, जहाँ इस सिद्धांत के अन्य नामों का जिक्र है। इसे विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। अवस्था का सिद्धांत इसलिए क्योंकि इसमें उम्र के हिसाब से अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं। इसके बाद पियाजे के मुख्य विचार को स्पष्ट किया गया है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वे वस्तुओं के बारे में दिमाग में कॉन्सेप्ट या अवधारणा बना लेते हैं। जैविक परिपक्वता के साथ दिमाग में अवधारणाओं का बनना एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे ये विचार पूरी तरह से समझ आ गया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नोट्स में एक बहुत ही स्पष्ट परिभाषा दी गई है। परिभाषा कुछ इस तरह है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। मतलब यहाँ बच्चों को सक्रिय और नन्हे वैज्ञानिक के रूप में देखा गया है। बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहे जाने वाले इस विचार की गहराई एकदम स्पष्ट है। यह एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। अब नोट्स के अगले बिंदु पर आते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा के बारे में है। इसमें पहला अहम शब्द है अनुकूलन। इसका अर्थ बताया गया है वातावरण के अनुसार खुद को ढालना। अब इस अनुकूलन की दो प्रक्रियाओं का क्रमानुसार वर्णन किया गया है। जी, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। पहली प्रक्रिया है आत्मसात्करण। इसे इस तरह परिभाषित किया गया है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। मतलब जो जानकारी पहले से है उसमें बाहर से मिली नई जानकारी को बस शामिल कर लेना। पूर्व ज्ञान में नई जानकारी को जोड़ने वाली बात बहुत ही सरल और स्पष्ट है। और दूसरी प्रक्रिया है समायोजन। इसकी परिभाषा है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द परिवर्तन है। इसमें केवल जोड़ा नहीं जाता, बल्कि पुरानी जानकारी में बदलाव किया जाता है। आत्मसात्करण और समायोजन के बीच का ये अंतर मुझे समझ आ गया है कि एक में केवल जोड़ा जाता है और दूसरे में परिवर्तन किया जाता है। एकदम से। और इन दोनों के बीच संतुलन भी आवश्यक है। इसी के लिए अगली अवधारणा है साम्य धारण या संतुलन। इसके द्वारा बच्चा इन दोनों प्रक्रियाओं यानी आत्मसात्करण और समायोजन के बीच संतुलन कायम करता है। साम्य धारण की भूमिका इन दोनों प्रक्रियाओं को संतुलित रखने में है, ये तथ्य पूरी तरह से स्पष्ट है। अब नोट्स में दो ऐसे शब्द आते हैं जो काफी मिलते जुलते हैं, स्कीम्स और स्कीमा। चलिए पहले स्कीम्स को देखते हैं। नोट्स में लिखा है कि किसी काम को करने के अलग अलग तरीके स्कीम्स कहलाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, भूख लगने पर बच्चे का रोना, क्योंकि उसे पता है कि रोने से दूध मिलेगा। यहाँ रोना अपनी जरूरत पूरी करने का एक तरीका है। ये काफी तार्किक है। रोने के तरीके को अपनाना स्कीम्स का एक बेहतरीन और व्यावहारिक उदाहरण है। इसके बाद स्कीमा को स्पष्ट किया गया है। शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, वे स्कीमा कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चे का गेंद पकड़ना या आइसक्रीम चूसना। इसमें शरीर जो क्रिया कर रहा है उसे सीधा दिमाग से निर्देश मिल रहे हैं। शारीरिक क्रिया और दिमाग के इस सीधे जुड़ाव को स्कीमा कहना एकदम समझ आ गया है। स्कीम्स और स्कीमा का अंतर अब स्पष्ट है। अब हम इस सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं। नोट्स के अनुसार पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जिसकी उम्र 0 से 2 वर्ष तक बताई गई है। इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दुनिया को समझना इस उम्र के हिसाब से एकदम सही लगता है। और इसी अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। इसका मतलब है दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना, जिससे बच्चा छुपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। उसे पता होता है कि वस्तु मौजूद है। 0 से 2 वर्ष की उम्र में वस्तु स्थायित्व का आ जाना मुझे बिना किसी संदेह के समझ आ गया है। अब हम दूसरी अवस्था की तरफ बढ़ते हैं,
ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र 2 से 7 वर्ष है। ये क्रिया करने से पहले की अवस्था है, जहां बच्चा चीजों को देख समझ सकता है लेकिन क्रिया नहीं कर पाता। इसके 5 खास लक्षण क्रमानुसार बताए गए हैं। जी, मैं इन लक्षणों को समझने के लिए तैयार हूँ। पहला लक्षण है जीववाद, यानी सजीव और निर्जीव में अंतर न कर पाना। दूसरा लक्षण है अहं केंद्रितता। इसका मतलब है बच्चे का यह सोचना कि वो जो कर रहा है या सोच रहा है बस वही ठीक है। जीववाद और अहं केंद्रितता वाले ये दोनों बिंदु मुझे अच्छे से समझ आ गए हैं। तीसरा लक्षण है अपलटावी, जिसका अर्थ है उलटना पलटना न सीख पाना। नोट्स में इसे गणित के उदाहरण से समझाया गया है कि बच्चे को ये पता है कि 4 और 6 10 होते हैं, लेकिन 6 और 4 कितने होंगे ये उसे नहीं पता। अपलटावी का ये उदाहरण एकदम सटीक है। ये बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई। चौथा लक्षण है कि इस उम्र में मुद्रा, दूरी, भार और ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी होती है। और अंतिम 5वां लक्षण है केंद्रीकरण, वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देना। ये सभी पांचों लक्षण, जीववाद, अहं केंद्रितता, अपलटावी, कॉन्सेप्ट की कमी और केंद्रीकरण, मुझे पूरी तरह स्वीकार्य हैं और समझ आ गए हैं। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है, जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र 7 से 11 वर्ष तक है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी चीजों को देखकर कुछ कर सकता है, ये चिंतन शुरू कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अवस्था में पिछली कमियां दूर हो जाती हैं। अपलटावी, जीववाद खत्म हो जाते हैं और मुद्रा, भार आदि का कॉन्सेप्ट विकसित हो जाता है। ये विकास का एक बहुत ही तार्किक कदम है कि पिछली अवस्था की कमियां इस अवस्था में दूर हो जाती हैं। ये मुझे स्पष्ट है। इसी अवस्था में एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण बताया गया है, जो है आगमनात्मक तर्कणा। इसका अर्थ है उदाहरणों के आधार पर तर्क करना। नोट्स का उदाहरण है कि पेड़ जरूरी हैं क्योंकि उनसे ऑक्सीजन मिलती है। उदाहरण से तर्क निकालने की ये आगमनात्मक तर्कणा मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम अंतिम और चौथी अवस्था पर पहुंचते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र 11 से 15 वर्ष है। नोट्स के अनुसार ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, जहां बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन का ये स्तर विकास की सर्वोच्च अवस्था को दर्शाता है। मैं इसे स्पष्ट रूप से समझ पा रही हूँ। और इसी अमूर्त चिंतन के साथ निगमनात्मक तर्कणा आती है, यानी नियमों के आधार पर तर्क करना। नोट्स में उदाहरण दिया गया है कि नियमों का पता होने के कारण गणित के प्रश्नों को मन में ही हल कर देना। ये नियमों से तर्क करने की सर्वोच्च क्षमता है। नियमों के आधार पर मन ही मन गणित हल करना निगमनात्मक तर्कणा का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये पूरी तरह स्पष्ट है। इस प्रकार आज हमने देखा कि स्रोत सामग्री ने 0 से 15 वर्ष तक के मानसिक विकास की एक स्पष्ट रैखिक यात्रा प्रस्तुत की है। इसमें ज्ञानेंद्रियों से शुरू होकर अमूर्त चिंतन तक की प्रगति शामिल है। जी, ये क्रमिक यात्रा मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है। यह विचार करने योग्य तथ्य है कि एक नवजात शिशु जो भूख लगने पर केवल रोने का स्कीम जानता था, वही बच्चा जैविक परिपक्वता के साथ गणित के नियमों को मन ही मन हल करने की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच जाता है। यह विकास क्रम मानव मस्तिष्क की अद्भुत और क्रमिक क्षमता को दर्शाता है।